हेलो, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, आप सभी को पता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से भारत आ चुके हैं 1915 में। गांधी जी आ चुके हैं और गांधी जी ने इनिशियल लेवल पे कुछ मूवमेंट स्टार्ट किए थे। एक तो चंपारण था, खेड़ा सत्याग्रह था, इसके अलावा अहमदाबाद फूड स्ट्राइक थी। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे इन्होंने मूवमेंट किए जो कि सक्सेसफुल रहे, और सक्सेसफुल होने के कारण भारत में महात्मा गांधी की जो एक इमेज थी वो बहुत ही पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में आ चुकी थी। तो आज हमें इसी बात को कंटिन्यू करना है। मतलब आज से हमारा डिस्कशन गांधी एरा के बारे में होगा। 1919 से लेके 1947 तक की ये पूरी कहानी चलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार लिंक को शेयर कर देंगे, और अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो परचम पे जाकर आप प्लेलिस्ट में वो पुराने वीडियो देख सकते हैं। पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लोगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो कंप्लीट करने के बाद परचम के एप्लीकेशन पे जाइएगा। वहाँ पर आपको एक छोटा सा क्विज मिलेगा जो कि आज के रिलेटेड वीडियो से ही रहेगा, तो उस क्विज को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आज पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या क्या होने वाले हैं। तो पहला डिस्कशन हमारा होगा रोलेक्ट एक्ट पर। रोलेक्ट एक्ट के बाद हम बात करेंगे कि रोलेक्ट एक्ट का क्या रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट क्या होता है, जिसके बाद जलियांवाला बाग होता है। तो जलियांवाला बाग कांड के बारे में हम बात करेंगे, और जब जलियांवाला बाग कांड हो जाता है उसके बाद किस तरीके से खिलाफत मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ हमारा असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये कुछ टॉपिक होने वाले हैं। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं, और उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था महात्मा, तो जैसे कि करमचंद जो गांधी हैं उनको महात्मा गांधी बोला जाने लगा। तो महात्मा उनको जो टाइटल है, तो इन्होंने जब चंपारण मूवमेंट किया तो काफ़ी सक्सेसफुल मूवमेंट था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा टाइटल दिया गया था 1917 में। तो महात्मा टाइटल किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा मलंग बाबा, ये मतलब इसको मलंग बाबा मतलब क्योंकि आपने देखा धोती पहनते थे, ऊपर कुछ भी नहीं पहनते थे, है ना। तो मलंग बाबा जो है वो खान अब्दुल गफ़ार खान, इसके अलावा जो हमारे वेस्ट फ्रंटियर के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो हमारे कुछ आर्मी ट्रूप्स थे, अब्दुल गफ़ार खान थे, 1930 में उनको मलंग बाबा कहा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कई बार पूछा गया है, अर्ध नग्न फ़कीर, हाफ नेक्ड सेंट, ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो जब ये लंदन जाते हैं जब महात्मा गांधी, तो विंस्टन चर्चिल ने 1931 में इनको अर्ध नग्न फकीर मतलब हाफ नेक्ड सेंट कहा था। अब राष्ट्रपिता, हम बोलते हैं ना फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, तो राष्ट्रपिता शब्द किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था 1944 में। तो ये महात्मा गांधी के ही कुछ नाम हैं। अब सुनिएगा, कहानी शुरू करते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा महात्मा गांधी भारत आए, काफ़ी सारे छोटे छोटे मूवमेंट स्टार्ट हुए, खेड़ा हुआ, चंपारण हुआ। तो जब इनके सक्सेसफुल मूवमेंट होने लगे और भारत में जो मूवमेंट थे, नेशनल मूवमेंट थी, जो एक्टिविटी थी, दंगे थे, हड़तालें थी, वो ज़्यादा होने लगी। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक ऐसा कानून बनाए जो इन सारी एक्टिविटी को, इन नेशनल मूवमेंट्स को, इन पॉलिटिकल लीडर को, इन फ्रीडम स्ट्रगल के जो फाइटर्स हैं उनको कंट्रोल कर सके, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके। तो इसलिए जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके द्वारा एक एक्ट पास किया गया जिसको हम ब्लैक एक्ट भी कहते हैं और रोलेक्ट एक्ट भी कहते हैं। जैसे ही आप लोग देखते हैं जब भी कभी दंगे होते हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश में कोई स्ट्राइक कर रहा है या लोग रोड पर आ रहे हैं या कभी इमरजेंसी के दौरान कोई दंगे करता है, तो भारत में क्या होता है? यूएपीए आ जाता है। तो यूएपीए सिमिलर तो वैसा नहीं है, लेकिन यूएपीए भी एक तरीके से रोलेक्ट एक्ट का ही एक 2.0 वर्जन आप कह सकते हैं। तो रोलेक्ट एक्ट पास कर दिया गया था कब? 1919 में। क्यों किया गया था? जिससे हम भारत के अंदर चलने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके, नेशनल मूवमेंट को कंट्रोल कर सके, भारत के लोग ज़्यादा आगे ना बढ़ पाएँ। इसलिए क्या किया? रोलेक्ट एक्ट आया 1919 में, 1919 में। किसने पास किया था? तो ये पास किया था लेजिस्लेटिव एंड द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इस समय गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय भारत के गवर्नर है, और उनके द्वारा 10 मार्च को 1919 में, कुछ बुक में 13 मार्च भी मिलता है, तो 13 मार्च 10 मार्च के बीच में इस एक्ट को पास किया गया था। अब ये एक्ट क्या कहता था? इसके चेयरपर्सन जो थे वो सिडनी रोलेक्ट थे, इसलिए इसका नाम रोलेक्ट एक्ट रखा गया। इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है।
आप बुक्स में पढ़ेंगे इसको बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून कहा जाता है। मतलब क्या हुआ इसका, अगर आपको बस किसी पर्सन पे डाउट है, अभी आपने कोई क्राइम नहीं किया है, ना कोई मूवमेंट में हिस्सा लिया, केवल आप पे डाउट, जैसे कि जब 370 हटनी थी जम्मू एंड कश्मीर से, तो जिन भी लीडर्स पे डाउट था गवर्नमेंट को, या जिन भी लोगों पे डाउट था गवर्नमेंट को कि ये लोग दंगे कर सकते हैं, उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया था, हुआ था ना। वही चीज़ है, अगर किसी व्यक्ति पे आप पे डाउट है कि ये नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, दंगे भड़का सकता है, लोगों को भड़का सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को केवल शक होने पर गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। उनसे पूछा नहीं जाएगा, उनको बताया नहीं जाएगा कि आपका क्राइम क्या है, केवल उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ इस एक्ट में क्या बात की गई थी, इस एक्ट में बात की गई थी, ये तो बिना वारंट को आपने अरेस्ट कर ही लिया, साथ ही साथ ये बात की गई थी कि जो ऑलरेडी हमारे फ्रीडम फाइटर्स जेल में हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जेल में हैं, उनको 2 साल तक आगे, मतलब राइट है गवर्नमेंट के पास कि उनको 2 साल तक एक्सटेंड करके जेल में रखा जा सकता है। उनको ये भी नहीं बताया जाएगा कि क्या क्राइम है और क्यों उनको जेल पे रखा है, मतलब जमानत नहीं हो पाएगी। जो ऑलरेडी गिरफ्तार किए हुए लोग हैं, 2 साल तक गवर्नमेंट के द्वारा इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये बात किसी को पसंद नहीं आई, इस बात का लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने विरोध करना शुरू किया। और जब विरोध करना शुरू किया तो महात्मा गांधी सामने आए, और महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को सत्याग्रह सभा, क्या बोला मैंने, सत्याग्रह सभा की स्थापना की और सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत की 6 अप्रैल को, क्योंकि रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट। जैसे ही ये एक्ट पास हुआ तो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट करना शुरू किया और नेशनल मूवमेंट एक तरीके से स्लो डाउन हो गया। और जब लीडर्स को अरेस्ट किया तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, जुलूस निकालना शुरू किए, दंगे करना शुरू किए। और जब दंगे होने लगे और इसी दंगों के बीच में एक कांड हो गया जिसको हम बोलते हैं जलियांवाला बाग। तो इन सारी चीज़ों के कारण फिर 6 अप्रैल में जो सत्याग्रह सभा की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने, इस सत्याग्रह मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि भारत में हिंसा होने लगी थी। और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी वायलेंस के अगेंस्ट थे, वो हमेशा अहिंसा के प्रति आस्था रखते थे। इसलिए तो यूनाइटेड नेशन ने उनके बर्थडे पर नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की थी। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या। अब ये रोलेक्ट एक्ट आया, तो रोलेक्ट एक्ट अमृतसर, मतलब पंजाब में बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस जो मूवमेंट था ये पूरा का पूरा सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ था, अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब के 2 बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे, एक तो डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कुछ बुक में 9 अप्रैल मिलता है और कुछ बुक में 10 अप्रैल मिलता है। इस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन कुचलू को अरेस्ट कर लिया गया। और अमृतसर के जो लोग थे वो रिहाई की मांग करने लगे कि हमारे पॉलिटिकल लीडर को आप छोड़ दो, और वो लोग काफ़ी गुस्से में आ गए। और गुस्से में आने के बाद काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल को भी जला दिया। अब कुछ दिन बाद 13 अप्रैल आता है। कुछ दिन बाद 13 अप्रैल आता है, अमृतसर में बैसाखी का दिन होता है, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है बैसाखी। और बैसाखी का दिन होता है 13 अप्रैल। वहाँ पर एक छोटा सा गार्डन होता है अमृतसर में जिसका नाम होता है जलियांवाला बाग। लोग शांति से वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, शांति से डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमारे 2 इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, सत्यपाल मलिक हैं और सैफुद्दीन कुचलू हैं, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया है, किस तरीके से उनकी रिहाई की जाए। मतलब शांति से एकदम डिस्कशन कर रहा है। एक सभा चल रही है, कहाँ पर, अमृतसर में जलियांवाला बाग में। बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल था। तो जनरल डायर, उस समय गवर्नर कौन है, जनरल डायर है वहाँ पर। तो जनरल डायर को लगता है कि ये तो मेरी बात के अगेंस्ट है। जब मैंने लोगों को कहा है कोई भी सत्याग्रह नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा और रोलेक्ट एक्ट को वापस भी नहीं लिया जाएगा, आप लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप कोई भी जुलूस नहीं निकालेंगे, दंगे नहीं करेंगे, कोई भी सभा नहीं करेंगे, तो जनरल डायर कहते हैं ये तो मेरी बातों के अगेंस्ट है। और जनरल डायर अमृतसर के उस बाग में, जलियांवाला बाग में जाते हैं और गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। तो वहाँ उस ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे होते हैं, फीमेल होते हैं और काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। जब रिपोर्ट निकाली जाती है तो बोलते हैं कि 378 लोग मारे गए थे, लेकिन एक्चुअल डेटा इससे कहीं और भी ज़्यादा है। तो जनरल डायर जो है वो गोली चलाने का आदेश दे देते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसको ही आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 102 एनिवर्सरी जो है वो जलियांवाला हत्याकांड की सेलिब्रेट की गई, मनाई गई। ठीक है ना। लोगों को, मतलब जो लोग मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि दी। अब देखो, जब इतना बड़ा कांड हो गया तो लोग तो और भी गुस्सा हो जाएंगे कि इस तरीके से आपने गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो
इंडियन गवर्नमेंट मतलब भारत के जो पॉलिटिकल लीडर थे उन लोगों ने आवाज़ उठाई। उन लोगों ने कहा एक कमेटी का गठन कीजिए, एक कमेटी बनाइए और चेक कीजिए कि जनरल डायर का जो ये एक्शन था क्या वो सही है। तो देखिएगा हमारे पॉलिटिकल लीडर के द्वारा MMM मदन मोहन मालवीय की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें महात्मा गांधी लोग भी शामिल थे, चित्तरंजन दास भी उसमें शामिल थे। और एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने कहा कि जनरल डायर का जो काम था वो बिल्कुल सही नहीं था। उन्हें इस तरीके से निहत्थे लोगों पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी, वो लोग तो शांति से बैठे हुए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग घबराइए नहीं, मैं जनरल डायर को चेक करने के लिए एक कमेटी बनाता हूँ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि चलो ठीक है, आप लोग जो कह रहे हैं आपकी बात सही है, तो हम जांच करने के लिए एक कमेटी अपने लेवल पे बनाते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसको बोलते हैं हंटर कमेटी, हंटर कमीशन। तो क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी जांच करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? तो हंटर कमेटी बनाई गई। ठीक है, अब हम हंटर कमेटी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। अब देख लेते हैं और क्या क्या हो रहा है। हंटर कमेटी बन रही है, सिचुएशन आफ्टर जलियांवाला बाग एक्सीडेंट। इसके बाद क्या होता है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पास एक टाइटल होता है जिसको नाइटहुड कहते हैं। तो नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दी। इसके अलावा मैंने कहा था जब महात्मा गांधी इंडियन आर्मी को बोलते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप ब्रिटिशर्स का साथ दीजिए, तो ब्रिटिशर्स ने खुश होकर उनको केसरी हिंद का टाइटल दिया था। तो महात्मा गांधी ने अपने केसरी हिंद का टाइटल भी रिटर्न कर दिया। तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको याद रखने हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की टाइटल को लौटा दिया और महात्मा गांधी के द्वारा केसरी हिंद का टाइटल भी लौटा दिया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक हंटर कमीशन बनाया गया। इसमें 3 जो है वो इंडियन भी शामिल थे। इस पूरी कमेटी में 3 इंडियन भी थे। और ये कमेटी कब बनाई गई थी? तो 14 अक्टूबर 1919 को ये कमेटी बनाई गई थी। अब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है 1920 में, मार्च 1920 को हंटर कमीशन की रिपोर्ट आती है। हंटर कमीशन क्या कहता है कि ऑलरेडी अमृतसर में दंगे हो रहे थे, इसलिए मार्शल लॉ अमृतसर में लगाया गया था। लोगों को सभा करने की, जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी, तो भी लोग सभा कर रहे थे। तो जनरल डायर को जो भी उस समय सही लगा उन्होंने वो काम किया। हालांकि उनकी तरफ से जो एक्शन लिया गया था वो बहुत ज़्यादा हार्श था, बहुत ही टफ एक्शन उन्होंने लिया था। वो कुछ नॉर्मल सा एक्शन भी ले सकते थे, लाठी चार्ज करा सकते थे, गोली नहीं चलानी थी, लेकिन जनरल डायर को जो भी सही लगा उन्होंने वो एक्शन लिया। उनकी इस तरीके से कोई गलती नहीं है। बस जनरल डायर को कहा गया कि आप अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दीजिए। इसके अलावा कोई और एक्शन जनरल डायर के लिए नहीं लिया गया। और जनरल डायर जब लौट कर जाते हैं, जनरल डायर जब लौट कर लंदन जाते हैं तो लोग बहुत, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बहुत सम्मान देती है ना, सम्मान की तलवार देती है। 2600 लगभग 2600 पाउंड उस समय जो है वो प्राइज़ मनी दी जाती है किसे? जनरल डायर को, कि नहीं नहीं बेटा मौज कर दी, एकदम बढ़िया काम किया है ना। तो इस बात से भी लोग नाराज़ हैं, इस बात से भी लोग नाराज़ है कि हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो एकदम सही नहीं है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट सही नहीं। उसके बाद लंदन में बुला के आप इनको सम्मान दे रहे हो कि इन्होंने बहुत अचीवमेंट का काम थोड़ी ना किया है। तो लोग नाराज़ हैं। अब लोग जब नाराज़ हैं तो महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया कि हम एक बड़े लेवल पे, एक ऐसे मास लेवल पे जिसमें सारे लोग शामिल हो सके, हम एक नया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम 2 मूवमेंट के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। एक तो खिलाफत मूवमेंट है और एक है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन। अभी दोनों मूवमेंट पैरेलल चलते हैं, इसलिए हम दोनों मूवमेंट को पैरेलली डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? तो रोल एक्ट आया, रोल एक्ट के कारण जलियांवाला बाग हुआ। अब जलियांवाला बाग के कारण नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट चलेगा। ठीक है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या यहाँ पर रीजंस थे इन दोनों मूवमेंट के। हालांकि दोनों मूवमेंट के रीज़न अलग अलग थे, लेकिन इस मूवमेंट से फ़ायदा ये हुआ कि ये मास मूवमेंट था। सभी वर्ग के लोग, चाहे वो किसान हो, फीमेल हो, बच्चे हों, स्टूडेंट हो, वकील, डॉक्टर, मिडिल क्लास, सभी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए, पहली चीज़। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस मूवमेंट में आपको देखने को मिलती है। तो दोनों मूवमेंट के एजेंडे अलग अलग थे, लेकिन दोनों मूवमेंट साथ में पैरेलली चल रहे थे और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसका सपोर्ट मुस्लिम्स कर रहे थे। और खिलाफत मूवमेंट, जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया था, इसको भी सपोर्ट जो है वो कांग्रेसों के द्वारा या फिर हिंदुओं के द्वारा दिया गया। तो दोनों मूवमेंट पैरेलल चल रहे थे।
लेकिन खिलाफत जो मूवमेंट था एक रिलीजियस मूवमेंट था, एक धार्मिक आंदोलन था, और जब एजेंडा अलग होते हैं और फिर एजेंडा कंप्लीट हो जाते हैं या नहीं हो पाते तो वो मूवमेंट ख़त्म हो जाते हैं। तो इनका एजेंडा अलग था, धार्मिक रीज़न था जो कि बाद में जाके ख़त्म हो जाता है। और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है, कॉपरेशन मूवमेंट जो है, वो चोरा चोरी जो कांड अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बाद ये मूवमेंट भी ख़त्म हो जाता है। तो पहले हम रीज़न देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे क्यों ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं रहे, क्यों ये ख़त्म हो गए। चलो सबसे पहले हम कुछ रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले रोलेट एक्ट, जो ब्लैक एक्ट आया हुआ था, तो ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट जिन भी लीडर्स को अरेस्ट किया गया था उनकी रिहाई की डिमांड लगातार चल रही थी कि आप उनको रिहा कर दीजिए। जो पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था उसको हटाने की बात चल रही थी। तो रोलेट एक्ट एक रीज़न था इस मूवमेंट के शुरू होने का। दूसरा रीज़न, जो जलियांवाला बाग हुआ, एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर जो हंटर कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट सही नहीं थी। तो वापस से चेक करने की डिमांड यहाँ पर उठाई जा रही थी कि हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही नहीं है और जनरल डायर पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो इस बात के कारण भी जो ये मूवमेंट शुरू हुआ। और बता देते हैं, और रीज़न है यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। जैसे कि हर 10 साल में क्या होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून या एक्ट या एक लॉ पास किया जाता था इंडियंस के लिए। तो 1919 में एक एक्ट पास होता है जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। अब इस मॉन्टेग्यू, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और 1914 से लेकर ये 1918 तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती है ना। अब 1918 के बाद जब हमने ब्रिटिशर्स का साथ दिया है तो हम ऐसी आशा करते हैं कि ब्रिटिशर्स भी भारत के हित में काम करेंगे। जो नया एक्ट आएगा वो भारतीयों के हित में रहेगा। और लोग जो है वो स्वराज की डिमांड कर रहे थे, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्वशासन की बात कर रहे थे। लेकिन जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919 का, उसमें कहीं पे भी सेल्फ गवर्नमेंट या स्वशासन की बात नहीं होती। ये जो एक्ट था वो भारतीयों की डिज़ायर्स को फुलफिल नहीं कर रहा था। इसके अगेंस्ट में भी इस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, भारत में इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ थी, भारत के लोगों के पास पैसे नहीं थे, कीमतें मतलब इन्फ्लेशन, हर चीज़ की दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए थे और जो कर थे, जो टैक्स थे वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे थे। इसलिए भी इस मूवमेंट की शुरुआत होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट का एक्चुअल रीज़न क्या था। ये रीज़न तो थे ही, लेकिन इसके अलावा कौन सा रीज़न था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो तुर्की या टर्की जिसको हम बोलते हैं, टर्की, जैसे कि मुस्लिम का भी सबसे पवित्र स्थान कौन सा माना जाता है, तो आप बोलेंगे मक्का एंड मदीना माना जाता है। अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो आप बोलेंगे जेरूसलम है। जो हमारी वेटिकन सिटी है वहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं उनके हेड मतलब पोप वहाँ पर रहते हैं। वैसे तुर्की या टर्की में खलीफा रहा करते थे, और खलीफा जो है वो एक स्पिरिचुअल लीडर या गुरु जो है वो मुस्लिम के कहलाते हैं। तो खलीफा कहाँ रहते थे, तुर्की या टर्की में रहते थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, जो तुर्की अलायंस बनाती है वो किसके साथ बनाती है, तो तुर्की अलायंस बनाती है जर्मनी के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की अपना अलायंस बनाते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये पूरी फाइट चल रही होती है। और ये जो गठबंधन था, ये जो अलायंस थी, ये तो हार जाती है। और जब ये अलायंस हार जाती है तो तुर्की के 2 पार्ट्स कर दिए जाते हैं, टर्की को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर डिमांड ये हो रही थी कि जो खलीफा हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, मुस्लिम्स कह रहे हैं कि खलीफा को जो भी हमारे यहाँ पे धरोहर हैं वो आप खलीफा को दे दो। तुर्की में आज भी खलीफा होने चाहिए, खलीफा को आप मत हटाओ। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो खलीफा के पद को ख़त्म कर देती है। तो जिससे हिंदू मुस्लिम भी नाराज़ है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ दिया और ये सोच के कि तुर्की के जो राइट्स हैं, हम हमारे खलीफा के जो राइट्स हैं वो बने रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है, तुर्की के 2 पार्ट्स कर दिए जाते हैं और खलीफा के पद को ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे हमारे पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम भी नाराज़ हैं और भारत के मुस्लिम भी इससे नाराज़ हैं, क्योंकि खलीफा इनके स्पेशल जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनको इनका पद ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए शौकत अली और मोहम्मद अली, जिनको अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा इस मूवमेंट की शुरुआत
की जाती है। और इस मूवमेंट की शुरुआत करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसको खिलाफत कमेटी कहते हैं। कब बनती है? 1919 में बनती है। इस कमेटी में देखो अली बंधु तो होंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी और काफ़ी सारे लीडर्स यहाँ पे शामिल होते हैं। और ये लोग कमेटी डिसाइड करती है कि हम एक अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन करेंगे। हम क्या बनाएंगे? एक अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी हम बनाएंगे और हर साल इनके क्या करेंगे? कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस में हम डिसाइड करेंगे कि हमारे आगे के एजेंडा कैसे होंगे और किस तरीके से हम ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और अपने खलीफा के पद को बना सकते हैं। हालांकि 1924 में होता क्या है, ये मूवमेंट देखिए ना, 1919 से 1924 तक चलता है। कमाल पाशा की गवर्नमेंट यहाँ तुर्की या टर्की में बन जाती है और खलीफा के पद को ख़त्म कर दिया जाता है और ये मूवमेंट भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि धार्मिक मूवमेंट था, मैंने आपको कहा था, इनको भारत की आज़ादी से मतलब नहीं था, इस मूवमेंट का एजेंडा कुछ अलग था। ठीक है, अब यहाँ पे डिसाइड होता है कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी हम फॉर्म करेंगे और इसकी कॉन्फ्रेंस होगी। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की जब कॉन्फ्रेंस होती है 1920 में, तो आपको बता दूं मैं कि इस कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंशियलशिप या फिर इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का सोचना था कि जैसे कि खिलाफत मूवमेंट चल रहा है, हम इसके पैरेलल में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अगर हम मुस्लिम्स का साथ देंगे तो मुस्लिम्स भी हमारा साथ देंगे, इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बढ़ेगी और हमारा जो जनता है, जो मास मूवमेंट होना चाहिए वो भी होगा। इसलिए ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट जो कमेटी होती है उसकी अध्यक्षता 1920 में किसके द्वारा की जाती है? महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। और महात्मा गांधी इसी कमेटी में कहते हैं, इसी कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम बहुत जल्दी मतलब 1 अगस्त 1920 से जो है वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत भारत में करेंगे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की शुरुआत भारत में करेंगे। इसलिए गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 से ये आंदोलन शुरू किया गया। बात क्लियर हो गई है? तो बिल्कुल यहाँ पर इस डेट को थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये गलत हो गया है, मैं इसको नोट्स में करेक्ट करके आपको दे दूंगी। यहाँ पर आप 1920 करेंगे, ठीक है ना, 1920 गलती से प्रिंट हो गया ये। द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज अनाउंस बाय द महात्मा गांधी ऑन द 1 अगस्त 1920। तो 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और ये आंदोलन खिलाफत मूवमेंट के सहयोग में, उनके सपोर्ट में शुरू होता है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन के जैसे कि रीजंस तो वही है जो मैंने डिस्कस कर लिया। अभी किस तरीके से इन लोगों ने काम करना शुरू किया? पहला इनका काम क्या था? पहला काम था बायकॉट ऑफ द ब्रिटिश टाइटल्स एंड गुड। ब्रिटिश लोगों की जो भी उपाधियां दी हैं, उपाधि मतलब टाइटल, जैसे कि महात्मा एक टाइटल है, सर की उपाधि होती है, नाइटहुड की उपाधि होती है, जिनको भी जो भी टाइटल है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या उनके ओनर में दिया गया है, तो वो सब आप रिटर्न कर दीजिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको डिनाई कर दीजिए। अगर वकील हो तो वकालत करना छोड़ दो, स्टूडेंट है तो स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दो, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो तो जॉब करना छोड़ दो। ठीक है ना, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जो भी टाइटल है, उनके जो भी प्रोडक्ट है, उनको हमें क्या करना है? बहिष्कृत करना है, उनका बायकॉट करना है। तो लोगों ने शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार किया, लोगों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया। इसके अलावा विदेशी जो कपड़े थे, जो क्लॉथ से, फॉरेन क्लॉथ से उनकी होली जलाई गई, उन कपड़ों को जलाया गया, जिसके कारण जो बहुत बड़ा अमाउंट फॉरेन का जो ब्रिटिश गुड्स भारत में आ रहे थे, इंपोर्ट हो रहा था, तो वो भी एक तरीके से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा गिर गया, डिक्लाइन हो गया, क्योंकि लोगों ने कपड़े जलाना शुरू कर दिए और चीज़ों को, विदेशी वस्तुओं को खरीदना बंद कर दिया। खादी उद्योगों को, खादी वस्त्रों को ध्यान दिया, चरखे की तरफ ध्यान दिया कि हम अपने देश की चीज़ों को ही सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ जो फीमेल्स थी, फीमेल ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया। जो मादक पदार्थ होते हैं, जो अल्कोहल्स होते हैं, उनकी दुकानों पर बैन कर दिया गया, उनकी दुकानों के सामने धरना देना लोगों ने शुरू कर दिया। इस तरीके से पूरा का पूरा स्वदेशी मूवमेंट में जो भी चीज़ें की गई थी, वही चीज़ें यहाँ असहयोग आंदोलन में भी देखने को आपको मिल रही थी। ठीक है ना, अल्कोहलिक जो चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को क्या किया गया? बायकॉट किया गया। खास बात क्या थी इस मूवमेंट की? इस मूवमेंट की खास बात थी कि इसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, मिडिल क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसके अलावा आप किसानों की बात करेंगे तो उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बिजनेस क्लास ने भी पार्टिसिपेट किया और मोस्ट इंपॉर्टेंट विमेंस, महिलाओं ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर गांधी जी का एजेंडा था कि हम बहुत ज़्यादा फंड को यहाँ पर इकट्ठा करेंगे जो कि आगे नेशनल मूवमेंट में हमारी मदद करेगा। तो इसलिए महात्मा गांधी जी के द्वारा एक फ़ंड बनाया गया था। तो उस फंड में डोनेट करने के लिए जो महिलाएं थी, उन लोगों ने अपने पूरे जो ज्वेलरी थी ना, वो ज्वेलरी तक भी पूरी की पूरी फंड में देना शुरू कर दी। हुआ क्या था, जब इस मूवमेंट की शुरुआत होती है और मूवमेंट शुरू होने के कुछ समय बाद ही 1920 में जो है
वो लोकमान बाल गंगाधर तिलक, जो कि हमारे एक बहुत बड़े लीडर थे, उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि जब जो लोकमान बाल गंगाधर तिलक है वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर होते हैं, लेकिन कभी भी कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंशियलशिप जो है वो लोकमान बाल गंगाधर तिलक के पास नहीं आती। रीज़न यही है कि 1920 में इनकी डेथ हो जाती है। अब कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, उसकी अगर डेथ हो गई है और लोगों की उससे जुड़ाव भी बहुत ज़्यादा है, अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए तिलक के नाम पे तिलक फंड की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और इस तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए जो है इकट्ठा करने की बात की गई थी। तो सभी लोगों ने यहाँ पे डोनेट करना शुरू किया। जो महिलाएं थी, तो ज्वेलरी वगैरह यहाँ पर डोनेट करना महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि हम 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए जो है इस तिलक फंड में इकट्ठा कर लेंगे, जो आने वाले समय में नेशनल मूवमेंट में हमारी मदद करेगा। बड़े बड़े लीडर जैसे कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, चित्तरंजन दास की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मोतीलाल नेहरू, ये सभी एडवोकेट थे, ये सभी वकालत किया करते थे। इन सभी लोगों ने भी वकालत करना छोड़ दिया और गांधी जी के साथ इस मूवमेंट में वो खड़े हो गए, तैयार हो गए। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, ये मूवमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट महात्मा गांधी ने कहा था 1922 में, अगर 7 डेज़ के अंदर आपने हमारी डिमांड्स को नहीं माना तो हम एक बड़े लेवल पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट की शुरुआत कर देंगे। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा। तो ये मूवमेंट पूरे भारत में फैल चुका था, एकदम मास यहाँ पर पॉपुलेशन इकट्ठा हुई थी। लेकिन उसी समय क्या होता है, कांग्रेस और खिलाफत मूवमेंट का एक जुलूस जा रहा होता है और उस जुलूस पे फायरिंग कर दी जाती है। और जब वो फायरिंग हो जाती है तो लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आने के कारण एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड। और यही रीज़न बनता है, यहाँ पर विथड्रॉ करना पड़ता है महात्मा गांधी को, इस असहयोग आंदोलन को ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये चोरी चोरा जगह कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में ये एक पुलिस स्टेशन था, चोरी चोरा। ठीक है ना। तो कुछ बुक में 4 फेब लिखा है, कुछ बुक में 5 फरवरी लिखा है। ठीक है, तो अलग अलग बुक अगर आप पढ़ते हैं तो अलग अलग वहाँ पे डेटा मिल जाता है। तो 4 और 5 फरवरी को 1922 में एक घटना होती है। तो जो खिलाफत मूवमेंट वाले और कांग्रेस वाले लोग होते हैं, उनका जुलूस जा रहा होता है और पुलिस उस पर फायरिंग कर देती है। तो ये जो लोग होते हैं बहुत गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आने के कारण एक थाना होता है, एक पुलिस स्टेशन होता है, उसको वो आग लगा देते हैं। उस थाने में एक थानेदार होता है और 21 कांस्टेबल होते हैं, मतलब टोटल 22 लोग वो उस थाने के अंदर होते हैं और जिंदा उनको जला दिया जाता है, जिंदा उनको जला दिया जाता है। तो महात्मा गांधी को बहुत झटका लगता है कि यार मैं ये इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि हिंसा नहीं करनी है, लड़ाई झगड़े मारपीट नहीं करनी है, हम सारा काम शांति से करेंगे, और आप लोग ये किस तरीके से अपने मूवमेंट को चला रहे हैं। आपने पुलिस थाने में आग लगा दी, 22 लोग जिंदा मर गए। मैं इस तरीके से हिंसा बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो आंदोलन है, जो मूवमेंट हो, उनमें अहिंसा हो, नॉन वायलेंस मूवमेंट हमें करना है, अहिंसात्मक गतिविधियों को हमें ध्यान में रखना है। इसलिए इस इंसिडेंट के बाद, इस चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी विथड्रॉ कर देते हैं और घोषणा कर देते हैं कि मैं असहयोग आंदोलन को समाप्त करता हूँ, असहयोग आंदोलन को मैं समाप्त करता हूँ, विथड्रॉ करता हूँ। इसलिए जो ये हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, ये 1920 से 1922 तक ही चला। हालांकि इस बात का मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनने अपोज किया कि नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठापन ने कर ली है, बहुत सारे स्टूडेंट, महिलाएं, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम मूवमेंट से पीछे नहीं हट सकते, हमको मूवमेंट को एक्सटेंड करना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए, हमें मूवमेंट से पीछे नहीं हटना चाहिए था, ऐसा बाकी सारे लीडर्स का कहना था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से हिंसा हो, हम अहिंसा ही रखना चाहते हैं। इसलिए मैं इस मूवमेंट को वापस लेता हूं। और फिर इस मूवमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिसीजन का फ़ायदा उठाने के लिए 1922 में महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया। और महात्मा गांधी को अरेस्ट करने के बाद उनको 6 साल की सज़ा सुनाई गई। कितने साल की जेल हुई इनको? 6 साल की जेल महात्मा गांधी को हुई 1922 में। हालांकि जब ये जेल में थे तो इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, इनका कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे, इसलिए 1924 में ही महात्मा गांधी को जेल से छोड़ दिया गया। लेकिन इनको सज़ा कितने साल की थी? 6 साल की सज़ा थी। छोड़ कितने सालों में दिया? केवल 2 सालों में ही इनको जेल से छोड़ दिया गया। अब इसका इम्पैक्ट बहुत गलत गया लोगों पे कि ऐसे कैसे, रिवॉल्ट इतना अच्छा चल रहा है, कुछ लोग मर रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मरने दो, हम तो करेंगे। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू नाराज़ हो जाते हैं और इसके बाद ये कांग्रेस से सेपरेट हो जाते हैं।
तो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि कांग्रेस से सेपरेट होने के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, कौन सी पार्टी बनाते हैं और किस तरीके से फिर गांधी जी के प्रयासों से, गांधी जी के सजेशंस से वापस से ये लोग कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। तो वो सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पहले मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए रोल एक्ट आता है। रोल एक्ट जब आता है तो उसके विरोध में कुछ लीडर्स को अरेस्ट करते हैं। उन लीडर्स की रिहाई के लिए जलियांवाला बाग में एक मीटिंग होती है। जनरल डायर गोली चला देते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जिसके कारण असहयोग आंदोलन की शुरुआत भारत में होती है, लेकिन चोरा चोरी कांड के कारण उस मूवमेंट को भी ख़त्म करना होता है। सो आई थिंक आपको ये पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आई हुई, किस तरीके से एक एक करके हमको काम करना है। ठीक है ना। तो जलियांवाला जब कांड होता है तो हमारे गवर्नर कौन है, तो याद रखेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड है। अब आप परचम के एप्लीकेशन पे जाके क्विज सॉल्व कर लीजिएगा। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे।